हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो सीरीज़ लगातार आ रहा था। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण बीच में थोड़ा वक्त लग गया अगला वीडियो आने में, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक होने वाला है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ के साथ साथ आपके बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर के आऊँगा रोज़। ठीक है, आप लोगों के लिए रोज़ डेली हर पर डे कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड होगा। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट वीडियो आपका डेली बीपीएससी का अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए आप लोगों का काम ये होगा कि आप लोग उस वीडियो को देखें और उस प्रैक्टिस सेट में आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पीवाईपी होगा और साथ साथ मॉडल क्वेश्चन भी रहेंगे, ताकि आप इसको देख करके पता लग सकता है आपको कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैंने पीवाईपी भी डाला है और मॉडल क्वेश्चन भी डाला है। ठीक है, जिनके आने का चांस है। ठीक है, तो इसमें आपके खाली जीके जीएस रहेंगे, जितने भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, स्टैटिक है, ये सारे क्वेश्चन्स आपके इसमें रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब आप लोगों के पास टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। आपने जो भी पढ़ा है अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रिवीजन करें, क्योंकि अब आपके पास नया पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। बस अब से आप लोगों को ये करना है कि जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन अब लगातार स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप नया पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो पीछे का पढ़े हुए हैं उनके रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा और जो पहले से पढ़े हैं वो भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब से आपको यही काम करना है कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मारना है। ठीक है, वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हिस्ट्री की तरह। ठीक है, तो आपका एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री सबके क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, सारा क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी इसका आंसर्स वीडियो को रोक करके इसका आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन टेस्ट के लास्ट में आप लोग देखिए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। मिडाइवल हिस्ट्री है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो वो कौन थे? सिकंदर सानी की जो उपाधि जिन्होंने धारण किया था वो कौन थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मतलब कौन से ऐसे सुल्तान थे जिनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, दास दासी थी। वो कौन थे? तो आपका फिरोज तुगलक थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो थे एक ऐसे सुल्तान थे जिनके दरबार में बहुत बड़े पैमाने पर दास दासियाँ रहते थे उनकी सेवाएं करने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको ध्यान में रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे। तबकाते नसीरी का लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि तबकाते नसीरी के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो तबकाते नसीरी के लेखक आपके मिनहाज उस सिराज हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तबकाते नसीरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ था। तो वो सब लोग जानते हैं कि 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, उस समय लोदी वंश चल रहे थे भारत में और लोदी का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और बाबर बाहर से आया था और इनके साथ युद्ध करता है और युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उसी के बाद से मुगल सल्तनत की स्थापना भारत में होती है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से। तो प्रथम युद्ध में कौन कौन थे? 1526 में यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था?
ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत का कारण क्या था, तो उसकी सैन्य कुशलता थी, याद रखिएगा। देखिए, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय लोदी वंश और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो सेनाएं थी, जिसमें सबसे बड़ी सेना किसके पास थी, इब्राहिम लोदी के पास थी, और बाबर के पास बहुत कम सेना थी, बहुत कम मात्रा में सेनाएं थी। लेकिन बाबर के पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी औजार थे, वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े पैमाने पर थे, ठीक है। उनके पास तोप थे, बंदूक थी, उन सारी का यूज़ करके इन्होंने युद्ध लड़ा था, और इसी वजह से ये जीत जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छे ये सैन्य कुशल, मतलब सैन्य में वो बहुत ज़्यादा कुशल थे, ठीक है। तो इसीलिए इनका कहा जाता है कि इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि उनकी सैन्य कुशलता के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे आइए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो आपके दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, ठीक है। चलिए आगे आइए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। पीवाईपी मॉडल दोनों को मिक्स किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। सबसे पहली रेलवे लाइन जो है वो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी ने भारत में रेलवे की स्थापना की, डाक की स्थापना की, पैक्स लाइन जो थी आगरा से कलकत्ता उसकी स्थापना की। इन सारी चीज़ों की स्थापना का श्रेय किसके पास जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी के पास जाता है, ठीक है। सबसे पहली जो ट्रेन चली थी आपको मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। और जो ट्रेन चली थी उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, ये भी नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी, तो याद रखिए, अब मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है भारत में, तो इसलिए याद रखिएगा 1835 के मैकाले के समरण पत्र से, ठीक है। मैकाले ने ही 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, तो मैकाले को। 1835 में मैकाले का जो समरण पत्र आया था उसी को माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 8 नंबर। अब आ गया यहाँ पे अगला क्वेश्चन 9 नंबर। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी सहयोग से बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपको की गई थी। तो वो किसके सहयोग से की थी, तो डीके कर्वे के सहयोग से, याद रखिएगा। डीके कर्वे, अच्छे क्वेश्चन थे। डीके कर्वे के सहयोग से पहली बार बंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके मदद से, तो डीके कर्वे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था। ठीक है, आपसे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी जो उस समय सक्रिय हुए थे उनका आधार स्थल क्या था, तो उनका आधार स्थल उत्तरी अमेरिका था, याद रखिएगा। उनका आधार स्थल क्या था, तो उत्तरी अमेरिका। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से सही नहीं है। तो पहला नंबर, यह किसानों से जुड़ा था, सही है। इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं कि तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया था। और तीसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी का सहयोग किया था, महात्मा गांधी का सहयोग किया था, यह भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये आपका गलत है। ये पूरे भारतीय स्तर पर नहीं शुरू किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी चंपारण की तरफ जाकर के इन्होंने स्टार्ट किया था, बिहार में। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। चलिए अगला, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता है, तो अभी हमने बताया कि नील आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तीन कठिया प्रणाली के विरोध में, तो महात्मा गांधी। तो इसके नेता कौन थे, महात्मा गांधी। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था।
ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहली बार कांग्रेस ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था, तो याद होना चाहिए 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो रावी नदी के समय उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। उसी के बाद से 26 जनवरी को वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किए थे, और यही वजह है कि 26 जनवरी को ही हम लोग ये मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला 14 नंबर, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था। ये क्वेश्चन आ गया जो हमने बताया था कि वही चीज़ है कि इस 31 दिसंबर 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उस समय रावी नदी के तट पर आधी रात के समय जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि मतलब आधी रात में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था रावी नदी के किनारे तट पर। ठीक है, तो वो किसने फहराया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1943 में बांटो और भागो बांटो और भागो का नारा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1943 में यह नारा दिया था कि बांटो और भागो। यह नारा किसने दिया है, कहाँ, किस अधिवेशन में दिया गया था, तो याद रखिए यह अधिवेशन कराची में हुआ था, और उसी अधिवेशन में ये नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, और उस समय वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने नारा क्या दिया था, बांटो और भागो। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब, वर्ष आपसे पूछा जा रहा है कि जब मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था, वो प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 1940 में। 1940 में आपको ये पहला प्रस्ताव आया था जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। याद रखिएगा, इस समय भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी थे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत की विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। ठीक है, भारत की विभाजन का प्रस्ताव मान लिया गया था। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जेबी कृपलानी ने। ठीक है, अब आगे आइए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था, भारत विभाजन के विपक्ष में। ठीक है, किसने मतदान किया था, मतलब वो सहमत नहीं थे उस विभाजन से, तो उसका मतदान किसने किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से बहुत ही दुखी थे और वो सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने विपक्ष में वोट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन थे वो, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। 14-15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यह किसने गाया था, तो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, किसने गाया था, MS सुब्बालक्ष्मी। 14 और 15 अगस्त 1947 को आधी रात के समय केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत था हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन। ये गीत किसने गाया था, तो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ये अब आपका एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो याद रखिएगा लाल रंग का उपयोग किया जाता है। सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि वो लाल रंग का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन में। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपका सिरेमिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है, तो सिरेमिक ऑक्साइड है आपका। चलिए 22 नंबर में आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है।
निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है इन चारों में से, दृश्य किरणों में, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेंट रे में या इंफ्रारेड रे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे। याद रखिएगा एक्सरे में सबसे अधिक ऊर्जा होती है इसमें, ठीक है। एक अल्फा बीटा गामा रे भी होता है, उसी के तरीके से एक्सरे भी होता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा इन सभी में से सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो एक्सरे में होती है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन थे, देखिए सारे क्वेश्चन आपके मिक्स किए हुए हैं। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन दिखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो परमाणु ईंधन में नहीं आता है? कैंडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। तो याद रखिएगा थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये तीनों की तीनों परमाणु ईंधन है, ठीक है, परमाणु ईंधन है। कैडमियम आपका परमाणु ईंधन में नहीं आता, ठीक है, कैडमियम आपका परमाणु ईंधन में नहीं आता है। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है। कार की बैटरी में जो प्रमुख अपघटय जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। याद रखिएगा जितनी कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ये सारी बैटरी में जो एसिड यूज़ किया जाता है उसमें वो कौन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बी। चलिए 25 नंबर, 25 आपसे कह रहा है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला उपग्रह तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से, आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था भारत की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 26 नंबर, सिरका निम्न में से किस एक जलीय घोल है? आपसे पूछा जा रहा है कि सिरका जो है, सिरका निम्न में से किस एक में जलीय घोल है, मतलब सिरका किस चीज़ में घुल जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा आंसर होगा, तो एसिटिक अम्ल आपका है, ठीक है, एसिटिक अम्ल जलीय घोल है। तो कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। आगे आइए, अब डिटर्जेंट जिसको हम लोग अपमार्जक कहते हैं, ये डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि डिटर्जेंट क्या होता है, तो ये शोधन अभिकर्ता होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये शोधन अभिकर्ता होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग हम लोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम लोग करते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका यूज़ किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आगे आते हैं 29 नंबर, 29 नंबर में कह रहा है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक तरीके का प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें हम लोग माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं, तो चट्टानों की उम्र को, ठीक है। अगर चट्टानों का टाइम पीरियड अगर पता करना है कि ये कितना पुराने, कितना कै सौ साल पुराना अगर ये चट्टान है, तो इसको हम लोग किस चीज़ से पता करते हैं, तो चट्टानों की उम्र को रेडियोधर्मी डेटिंग से पता करते हैं, ठीक है, रेडियो डेटिंग से पता किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आइए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 कह रहा है कि जीन, जीन क्या है, तो जीन सीधे सीधे एक डीएनए का भाग होता है, ठीक है। तो जीन क्या है, तो डीएनए का भाग है, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका याद रखिएगा डीएनए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जीव कोशिकाओं में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके नियंत्रण में उत्तरदायी कौन होता है, तो डीएनए होता है। चलिए आगे आइए, हम क्वेश्चन का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और उसका आंसर आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ये पहले पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, बस खाली इसका रिवीजन हम करवा रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखिए अब हम लोग यहाँ से कुछ 31 के बाद अब हम लोग आते हैं 91 क्वेश्चन नंबर में। देखिए हम सारे क्वेश्चंस आपको नहीं दिए, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन हम थोड़ा सा छांट दिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे 91 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग को स्टार्ट करना है। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या था, जीव कोशिका, हाँ ठीक है, वही पीडीएफ है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये आपका कटक में स्थित है, ठीक है। भारतीय चावल शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका कटक में स्थित है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे आइए,
हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल, कितने कॉन्स्टिलेशन हैं? आपको याद होना चाहिए जो तारामंडल कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, तारों का ग्रुप होता है। तो अंतरिक्ष में आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल हैं, तो याद रखिएगा वो आपके टोटल 88 है। ठीक है, तो कितने हैं? टोटल 88 हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय, ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? शनि। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। ठीक है, आगे ये 94 नंबर अगला क्वेश्चन, एल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि एल्प्स पर्वत श्रेणी कौन से देश का हिस्सा नहीं है, मतलब किस देश में वो नहीं पाया जाता है? तो आपका इंग्लैंड हो जाएगा। मतलब एल्प्स पर्वत जो है वो फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया तक फैला हुआ है, लेकिन ये इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है, ये श्रेणी जो है इंग्लैंड में इसकी श्रेणी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आगे आइए 95, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है, कैंपास, लानोज, पंपास या सेलवास? ठीक है, इसमें सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, तो याद रखिएगा सही आपका लानोज वेनेजुएला में ये आपका सही है। ठीक है, लानोज वेनेजुएला में ये आपका सही है, बाकी सब आपकी जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, मतलब किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा वो आपको आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, पॉलिटी क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। ठीक है, उसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका आंसर कौन सा होगा। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। वो किस मतलब देश से के संविधान से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राज्यसभा में हम लोग टोटल 12 सदस्य प्रेसिडेंट चुनते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। मतलब जैसे अगर कोई खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया या फिर कोई संगीत में या किसी कला मतलब कल्चरल लाइन से या कला के क्षेत्र से जो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट उसे सिलेक्ट करते हैं। तो टोटल 12 ऐसे सदस्य होते हैं राज्यसभा के जो कला क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो ये लिया था, ये कहाँ से लिया था? तो आयरिश गणतंत्र से लिया था। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए थे? आयरिश गणतंत्र से, याद रखिएगा। तो इस चीज़ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कभी कभी, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो प्रेसिडेंट चुनते हैं कला क्षेत्र से वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है ऑप्शन है जो आपसे पूछा जा रहा है कि सही नहीं है? तो आपका मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जिसका संविधान का भाग 4A में, ये गलत है। ठीक है, यही आपका सही नहीं है, मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 4A में, ये आपका गलत है। ठीक है, अब आगे आइए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? ठीक है, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा भाग 9A नंबर। ठीक है, भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था की गई है। आपको मालूम होना चाहिए, पॉलिटी पढ़े होंगे तो भाग 9 में ही क्या है? पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायत की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे आइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और कौन सा अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध को बताता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, भाग 11 और अध्याय 1 जो है ये आपको राज्य और संघ के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन 101 नंबर,
ये दो सूची दिए गए हैं, उसमें कह रहा है कि इसको मिलान करना है। पहला है आपको संविधान की अनुसूची और दूसरा आपका दिए हुए विषय। ठीक है, संविधान की अनुसूची दिए हुए और आपको अगला अगला आपको दिए विषय की कौन सी सूची जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, छठी अनुसूची जो है वो आपकी होनी चाहिए जनजातीय क्षेत्र से, और भाषा आपका 8वीं अनुसूची भाषा से होनी चाहिए, और 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से होनी चाहिए, और चौथी अनुसूची जो है वो आपका राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, चौथी जो है वो राज्यसभा से संबंधित है, मतलब 1 2 3 4, मतलब इसका आंसर सॉरी ए होना चाहिए। ठीक है, आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 1 2 3 4। चौथा संबंधित है राज्यसभा से, मतलब कि राज्यसभा में कितने सदस्य, किस राज्य से कितने सदस्य जो चुन करके आएंगे, मतलब किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीट दिया जाए, वो उसके जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस में बताया गया है, चौथी अनुसूची में। और पाँचवीं और छठी में जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। पाँचवीं में सभी पूरे भारत की जनजातीय क्षेत्र में, और छठी में 4 ऐसे राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्र के बारे में विशेष प्रबंध किए गए हैं। ठीक है, तो छठी हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र, और 8वीं अनुसूची जो हो जाएगा वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, टोटल 22 भाषा उसमें दी है, और 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1 2 3 4 होगा। चलिए आगे आइए। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है। तो आर्थिक योजना का विषय जो है वो आपको राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो याद रखिएगा संघ सूची में वो दिए है। ठीक है, आर्थिक योजना के बारे में वो किस में दिए है, संघ सूची में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे आइए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, मतलब ये शिक्षा जो पहले राज्य सूची में आता था अब उसको समवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो वो पूछा जा रहा है कि कौन से संशोधन से किया गया है, तो वो आपका 42वें संविधान संशोधन से किया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा जो राज्य सूची में आता था अब उसको समवर्ती सूची में कर दिया गया, मतलब उसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं शिक्षा पर। ठीक है, अब आगे आइए अगला क्वेश्चन। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है। तो याद रखिएगा आर्टिकल अनुच्छेद 43 जो है उसको लागू करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43। ठीक है, अब आ गई अगला क्वेश्चन 106 नंबर। आपसे इसमें कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ये किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। क्यों, क्योंकि आपको पंचायती राज जो वो कहाँ आता है, तो स्थानीय जनता मतलब कि लोकल क्षेत्र में आता है, तो उनके स्थानीय जनता की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 107 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं कि संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। मतलब न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है वो किस देश से आपसे लिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आगे ये भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितने प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में नए निजी बैंक जो नए बैंक छोटे छोटे बैंक खुल रहे हैं उसमें कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल उसमें होना आवश्यक है, तभी जाकर के वो बैंकों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए कम से कम आपका, तो 200 करोड़ कम से कम होना चाहिए। मतलब पेड अप कैपिटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 200 करोड़। ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आगे ये भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम पाया गया है। ठीक है, तो सबसे कम किस राज्य में पाया गया है, तो गोवा में। याद रखिएगा गोवा में शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। ठीक है, चलिए आगे आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो वो आपको छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, छठी में नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, अब आगे आइए अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अगला आइए
कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किए गए थे? ठीक है, पूछा जा रहा है कि कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको 1966 में हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आइए। भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंक, स्पॉन्सर बैंक में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में, स्पॉन्सर बैंक में विलय करने, सॉरी विजय वहाँ लिखा हुआ, विलय करने की संस्तुति किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रो ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने किया था ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में आइए। ये एक दो क्वेश्चन जो आपका रहेगा, 2-3 लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 115 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के नकदीय युक्त अर्थव्यवस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीम ऐप। ठीक है, भीम ऐप, सी नंबर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नकदी युक्त अर्थव्यवस्था को नकदी रहित अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने में सबसे अधिक भूमिका किसकी रही है? तो वो भीम ऐप की रही है। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। विस्तारा निम्नलिखित में से किस विमान सेवा कंपनी का ब्रांड नेम है? आपसे पूछा जा रहा है कि विस्तारा जो है वो किस विमान कंपनी का ब्रांड नेम है? तो याद रखिए वो टाटा या एयरलाइंस का है। ठीक है, विस्तारा निम्नलिखित में से किस विमान सेवा कंपनी का ब्रांड नेम है? तो वो टाटा या एयरलाइंस का है। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा कितना है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें आपको हिंदुओं का हिस्सा कितना है ये पूछा जा रहा है। तो वो आपको 75.2% है, याद रखिएगा। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना है? तो 75.2% है। ठीक है, चलिए इतने ही रहने देते हैं। अब आपका टोटल लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर अगला प्रैक्टिस सेट फिर से आपका नया आएगा अगले वीडियो में, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग तरीके के। तो इसी तरीके से 50-50 या 50-60 क्वेश्चन का सेट हम पर डे लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख करके अपना रिवीजन करें, रिवीजन मोड में रहें, और साथ साथ बहुत जल्द ही हम बिहार स्पेशल लेके आने वाले हैं, खास करके बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बिहार के पूरे डायग्राम के थ्रू हम पूरा बिहार का स्टैटिक जीके आपको पढ़ा देंगे। आपको कोई तरीके की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखें और इस डायग्राम के थ्रू पूरा की पूरा स्टैटिक जीके आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बिहार में सारे चीज़ के बारे में, बिहार की नदियां हैं, बिहार के पेड़ पौधे, पहाड़, बिहार की जितने भी जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बिहार में किस किस जगह पर कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, ये सारी चीज़, इन सभी चीज़ के बारे में हम डायग्राम के थ्रू आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो आपका जो अगला वीडियो अब आएगा वो पीवाईपी तो आएगा ही बीपीएससी के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल सेट, और साथ साथ आपका बिहार स्पेशल भी आने वाला है। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो भी हम अपलोड करते रहेंगे, जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।